हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। जो आज का जो वीडियो है उसमें एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत एक अच्छा आर्टिकल आया है। ठीक है, अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, और इसमें यह बताया गया है कि क्रीमी लेयर को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है और क्या रिजर्वेशन होता है ओबीसी का। देखिए, ऐसे टॉपिक को हम लोग हमेशा एवरग्रीन टॉपिक कहते हैं। एवरग्रीन टॉपिक कहने का मतलब है कि ऐसा टॉपिक कभी पुराना नहीं होता। ये हमेशा न्यूज में किसी न किसी कारण से मंडल कमीशन या ओबीसी या रिजर्वेशन की बात आती रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से लिंक करता है। ठीक है, बात है 1984 की। आपको याद है 1984 में इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती, इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो जाता है। ठीक है, 1984 के बाद से लेकर 1989 तक इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ठीक है, तो 1989 में जब राजीव गांधी का भी एसेसिनेशन हो जाता है, एलटीटी वाले कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्टोरी पता है। उसके बाद से जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडिया का जो पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। मतलब कह सकते हैं 1989 का जो फेज था उसको हम लोग कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। ठीक है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी लोकसभा में नहीं आती है कि जो एक पूरे के पूरे एक अपना सरकार बना सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं 1989 से लेकर 2014 तक कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में आप देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट बना है। 2014 के बाद बीजेपी की मेजोरिटी आई और उन्होंने पूरी अपनी सरकार बने, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 के बाद से लेके 1989 तक, हमारे देश का जो सेंट्रल पॉलिटिक्स था वो कांग्रेस ओरिएंटेड था। कांग्रेस की सरकार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बनाती रही। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 1964 में जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के, जब जवाहरलाल नेहरू का जब डेथ हो जाता है, उसके बाद 1966 में फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का अगेन न्यू प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है और कांग्रेस की सरकार एक लूज होने लगती है सेंट्रल पार्ट पे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बताते हैं 1967 का जो इलेक्शन था, फोर्थ जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट था, उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी को पता है कि वो कितने अपनी पॉलिसीज को लेकर वो कितनी वो मतलब सीरियस रहती थी। और उन्होंने कमान जब से संभाला 1967 के बाद से, तब के बाद कांग्रेस की सरकार फिर से एक स्ट्रांग बनना शुरू हो गया। 1975 की जब बात होती है, 1975 कंसिडर एज अ डार्क फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज उस समय हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगा। और जिस समय इमरजेंसी लगा तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होने लगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ये कहने लगे कांग्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है, आम जनता की बात नहीं समझ रही है। और उसी समय एक मंडल कमीशन कह सकते हैं, एक ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का भी एक मुद्दा से कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्ट होने लगा था। ठीक है, तो 1989 में जब कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स इतना हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, ओके, गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल एट द सेंट्रल पार्ट। ओके, तो हम बात करेंगे आज पूरा मंडल कमीशन के बारे में, इन डिटेल चर्चा करेंगे मंडल कमीशन था क्या। ठीक है, और किस तरह से क्रीमी लेयर को डिसाइड किया जाता है। चलिए, बात आज का जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। द हिंदू में जो आर्टिकल आया उसमें यही बताया गया है कि ऑन रिजर्वेशन एंड दी ओबीसी क्रीमिलियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 आपके मेंस में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, मेंस में इंडियन पॉलिटी, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट ओबीसी, मंडल कमीशन, क्रीमी लेयर क्या होता है, क्या क्राइटेरिया सेट होता है। इन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी कंफ्यूजन है ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर, मंडल कमीशन को लेकर, ऑब्वियसली दैट ऑल विल बी क्लियर विद दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें हम लोग बोलेंगे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरे मंडल कमीशन का। द अलॉटमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पूजा खेडकर। अभी तो आपने इनका बारे में सुना होगा कि बहुत ही चर्चे में रही है, क्योंकि जिस तरह से फेक सर्टिफिकेट इन्होंने डीओपीटी को सबमिट की थी और जिस तरह से उन्होंने जॉब लिया था, एक सबसे बड़ा हमारे कंट्री में ओबीसी रिजर्वेशन रिजर्वेशन पॉलिसी पे सवाल उठ गया था। क्या हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी में जिनके लिए बनाया गया, क्या उनको सही ढंग से मिल रहा या नहीं मिल रहा। ठीक है,
तो पूजा खेडकर के जो आया कि ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट कपल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को देखा गया कि जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट उन्होंने फ्रॉडगिरी से, मतलब बिना किसी ऐसा फिजिकल डिसेबल होने के ना होने पर भी उन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट लिया ताकि वो जो फिजिकल डिसेबल का जो रिजर्वेशन है, जो उनका सीट है, उस पे वो अपना मतलब कि उस सीट उस पोस्ट पे वो सिलेक्ट हो सके। तो इन सारे वजह से जो अभी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल उठा है ना। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन। पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो हमारे आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया है, जिसमें 15 एंड आर्टिकल 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन इन एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल 15 कहता है कि गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 16 कहता है कि एवरीबडी इज अ राइट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपके पास हक है कि आप गवर्नमेंट की किसी भी सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिलीजियस बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, कास्ट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल जस्टिस, जिसे कहते हैं हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया सोशल जस्टिस, दे आल्सो इनेबल स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ने जैसे कि बताया आर्टिकल 15 कहता है कि नॉट ओनली, जो वर्ड ओनली यूज किया आर्टिकल 15 में, वो बताता है कि गवर्नमेंट किसी दूसरे प्रोविजन के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी बना सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी। वीकर सेक्शन सोसाइटी में कौन आ जाता है? आपका ओबीसी आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट आ जाएगा, शेड्यूल ट्राइब आ जाएगा। तो रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एंड आर फिक्स्ड टू 15% एंड 7.5% रेस्पेक्टिवली इन जॉब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एट द सेंट्रल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एग्जाम में आंसर लिखते समय इसको आप जरूर से जरूर इस डाटा को यूज कीजिए। It was in 1990 when BP Singh was the Prime Minister that 27% reservation for OBC was implemented in central government employment based on Mandal Commission 1980। तो 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद बीपी सिंह गवर्नमेंट ने इस कमीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सोच लिया था और 27% उन्होंने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन विल बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Subsequently, in 2005, reservation was enabled for OBC, SC, ST in educational institution, including the private institution। तो 2005 में फिर से इसको एक कह सकते हैं अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बताया गया कि SC, ST, OBC को नॉट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट आल्सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनका कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए। सिमिलरली इन 2019 में एक नया प्रोविजन को भी ऐड किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 10% ऑफ द सीट reservation should be given to the economical weaker section among the unreserved category। तो EWS कब ऐड हुआ? 2019 में। एंड कितना परसेंट रिजर्वेशन बोला गया? 10% रिजर्वेशन बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मंडल कमीशन में जो आ रहे हैं, जो इसके चेयरमैन थे, वो थे बीपी मंडल। उनके बारे में जान लेते हैं कि हु वाज बीपी मंडल। सो बीपी मंडल, ही वाज अ MP from the बिहार from 1967 to 1970 एंड 1977 to 1979। तो ये बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और इन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को चेयरमैन थे। और उन्होंने रिकमेंड किया था कि अदर बैकवर्ड क्लास एज अ ओके कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक रिजर्वेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में मिलना चाहिए। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे बिहार से, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं फॉर एक महीने के लिए, एक 1.5 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर भी रह सकते हैं, रहे थे, ठीक है, इन 1968 में। एंड ज्वाइन दी जनता पार्टी इन 1977, ठीक है। ये जनता, ये हो गया आपका बीपी मंडल के बारे में कुछ बातें ना। हु आर ओबीसी, ओबीसी कौन है, ठीक है, जिनके बारे में रिजर्वेशन की सारी बात की जा रही है। एंड व्हाट वाज द मंडल कमीशन, ओके। मंडल कमीशन का पूरा हिस्ट्री हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं। सो ओबीसी रिफर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, एक तरह का हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कैटेगरी है, ओके, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। दिस कैटेगरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एससी एंड एसटी, ओके, हु सफर फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। सो इसको एससी एसटी में आप इंक्लूड ना करें, ओके। जो ओबीसी होता है, ओबीसी कैटेगरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एससी एसटी and these are the weaker section who are suffer from educational and social backwardness। these are also referred to as backward caste, इनको backward caste भी कहा जाता है, ठीक है।
सो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस सदर्न स्टेट सिंस द 1960। 1960 के समय में इंडिया के सदर्न स्टेट में ओके रिजर्वेशन इन ओबीसी का था, लेकिन नदर्न स्टेट में कहीं नहीं था। सिर्फ एक बिहार ही स्टेट था जहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ओके, सो इट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 79। आपको पता है 1975 के इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आती है, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सबसे पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस और कह सकते हैं जो वीकर सोसाइटी, उनके लिए कुछ करना चाह रही थी। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड किया कि रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन द नदर्न इंडिया एट द नेशनल लेवल वाज स्ट्रांगली रेज्ड। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदर्न इंडिया में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया है, नदर्न इंडिया में भी मतलब क्या होना चाहिए एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है और इंस्टीट्यूशन है, वहां भी इनको एक तरह का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर, ओके, जिनको अभी रिसेंटली भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, ओके, भारत रत्न दिया गया। ओके, द देन उस समय वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे एंड ही वाज वेरी ना started this type of work in Bihar. His government has introduced a new policy of reservation for OBC in Bihar. तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस पॉलिसी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अब जनता पार्टी गवर्नमेंट चाहती थी कि इस पूरे पॉलिसी को सेंट्रल लेवल तक ले जाया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमीशन इन 1978। 1978 में गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है जो इस मैटर को देखे और रिकमेंडेशन करे कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर बैकवर्ड क्लास, और इनका इंप्रूव कैसे किया जाए। बैकवर्ड क्लास का जो कंडीशन है हमारे कंट्री में, इनको कैसे इंप्रूव किया जाए। और इस कमीशन को हम लोग कहते हैं ओके सेकेंड बैकवर्ड कमीशन, जो कि मंडल कमीशन के फेमसली नोन एज मंडल कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ दिस चेयरपर्सन कॉल्ड बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आपको बता दें कि इन 1950 ओके 1950s में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे अंडर आर्टिकल 340 फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे काका कालेलकर कमीशन, वो कहते हैं काका कालेलकर। ठीक है, याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो कमीशन था बैकवर्ड क्लास, उसको कहते हैं काका कालेलकर कमीशन। इसलिए मंडल कमीशन को सेकंड बैकवर्ड कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे आर्टिकल 340 अंडर आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी थी एक फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर कमीशन ना। ये जो मंडल कमीशन था, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया, और उस समय जनता पार्टी गवर्नमेंट मतलब सरकार गिर चुकी थी इनकी, मतलब कोई सरकार मतलब पावर में थी नहीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है। द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लास शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, बैकवर्ड क्लास को एक तरह का बैकवर्ड कास्ट समझा जाए। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट से भी अलग ऐसे बहुत सारे कास्ट हैं जिनका अब आज भी वो प्रॉपर ना बेनिफिट नहीं उठा पा रहे गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो ऐसे जो कास्ट हैं जिनका इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, उनको भी किसी तरह का उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो ओबीसी के नाम से जाने लगे। ठीक है, द कमीशन डिड अ सर्वे एंड फाउंड दैट दिस बैकवर्ड कास्ट हैड वेरी लो प्रेजेंस इन बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। तो जो कमीशन ने अपना जो स्टडी किया, सर्वे किया, उसमें ये देखा गया कि ऐसे बहुत सारे कास्ट के लोग हैं जो कि एससी एसटी से बिल्कुल अलग हैं, और इकोनॉमिकली एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, और उनका जो कहते हैं कि प्रेजेंस है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही कम है। तो इस कमीशन रिकमेंड किया कि 27% ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन टू दिस ग्रुप। ओके, ओबीसी को देना है। The Mandal Commission also made many other recommendations like land reform to improve the condition of the OBC. उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है, इनका कुछ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ज्यादा है, तो इनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनको मिलना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, सो इट वाज इन अगस्त 1990, जब उस समय आपको बताया जैसे मैंने कि 1989 में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस लॉस्ट इट्स सेंट्रलिटी। कांग्रेस लॉस्ट इट्स सेंट्रलिटी मतलब कांग्रेस अब सेंट्रल में मेजोरिटी में पावर में नहीं थी। अब जब भी सरकार बनती है उसको हमेशा कोलिशन बनाना पड़ता है, क्योंकि 1989 के बाद कांग्रेस का जो नंबर ऑफ सीट था लोकसभा में कंप्लीटली अराउंड 184 हो गया था, जहां पर 1984 में समवेयर अराउंड 430 या 35 के आसपास था, और 184 सीट हो गया। तो सेंट्रलिटी जो कांग्रेस की थी वो कंप्लीट खत्म हो गई थी। तो 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और वो डिसाइड करते हैं कि मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी के बाद से जो पूरे इंडिया में
जो कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। ओके, दिस द डिसीजन ऑफ द रिजर्वेशन इज स्पार्क्ड एजिटेशन एंड वायलेंट प्रोटेस्ट इन मेनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके, और इसी रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया गया इंदिरा सावनी केस में। आफ्टर द नेम ऑफ दिस पिटिशनर, पिटिशनर ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया। तो याद रहे कि इंदिरा सावनी केस किससे है, मंडल कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो इन नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, 1998 में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया कि जो भी मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन है दैट शुड बी कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड। ओके, अब हम जो आज का जो न्यूज आर्टिकल है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इसमें बताया गया व्हाट इज क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, मतलब ऐसे जो कास्ट हैं जिनकी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है लेकिन वो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो उनको इस ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर रखने के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया दैट इज कॉल्ड क्रीमी लेयर। ओके, क्रीमी लेयर बनाया गया, ठीक है, कि जो लोग इस क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आएंगे और क्राइटेरिया में आएंगे वो ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो वही है क्रीमी लेयर कि 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा सावनी केस इन 1992। याद रहे एग्जाम में पूछ सकता है कितना परसेंट था, 27%। इट ओपाइंड दैट द कास्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ द क्लास इन द इंडियन कॉन्टेस्ट। ओके, सो इसमें बताया गया कि कास्ट को एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का क्लास माना जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। So, in order to uphold the basic structure of equality, it fixed a cap of 50% reservation unless there are exceptional circumstances. The court also provides the exclusion of creamy layer OBC. मतलब 50% रिजर्वेशन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तब तक हो सकता है, अगर नहीं है तो जो लोग इस कैटेगरी में मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं, उन सबको इस केस से मतलब ओबीसी की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया ना। क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन द क्रीमी लेयर। तो इसमें क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसको किसके रिकमेंडेशन पे ये आया, तो जस्टिस राम नंदन प्रसाद कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस राम नंदन प्रसाद कमेटी। ठीक है, 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि क्रीमी लेयर कौन ऐसे कैटेगरी के लोग इसमें क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। सो इट डिटरमाइन टू पोजिशन इनकम एज एन एप्लीकेंट पेरेंट्स अलोन। जो भी स्टूडेंट है, जो भी एप्लीकेंट है किसी जॉब के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे तो उनके पेरेंट का इनकम क्या होगा उस बेसिस पे क्रीमी लेयर डिसाइड हो गया। ओके, तो ये किसने रिकमेंड किया था, जस्टिस राम नंदन प्रसाद कमेटी। नाउ द क्राइटेरिया फॉर द बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर इज द पेरेंटल इनकम excluding income from salary and agriculture income being more than 8 lakh in each year in the last 3 consecutive financial year। मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनका इनकम है 8 लाख रुपया फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है तो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में, तो वो ये कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, वो ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते और उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। एक तो ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये भी किया कि द फॉलोइंग कैटेगरीज एप्लीकेंट आर आल्सो कंसिडर्ड बिलोंग टू क्रीमी लेयर। पहला, जिसके पेरेंट्स ईदर ऑफ हुम इंटर गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक ग्रुप ए और क्लास 1 ऑफिसर, और पेरेंट्स बोथ ऑफ हुम इंटर ग्रुप बी और क्लास 2 ऑफिसर्स, और फादर who was recruited in group B or class 2 post and promoted to group A or class 1 before 40 year of age। मतलब कि वैसे पेरेंट्स मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते, फादर मदर दोनों जॉब में है या सिर्फ फादर है, ग्रुप ए सर्विस लाइक आईएएस है, या ग्रुप बी सर्विस किसी स्टेट सर्विसेज में आप हैं, या प्रमोशन 40 ईयर्स से पहले आपको प्रमोशन हो चुका है, ठीक है, तब जाके आप क्रीमी लेयर में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है यहाँ पर इधर ऑफ द पेरेंट एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल पोजीशन इन पीएसयू। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें अगर पेरेंट्स में कोई भी मदर एंड फादर कोई भी अगर मैनेजर पोस्ट में है तो दैट विल आल्सो कम अंडर द क्रीमी लेयर। और थर्ड है इधर ऑफ द पेरेंट होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, जैसे कि गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ओके, अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी का मेंबर हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, इलेक्शन कमीशन का मेंबर, फाइनेंस कमीशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर कोई भी फादर एंड मदर में कोई भी है तो दैट विल बी कम अंडर योर क्रीमी लेयर ना। ये सारे होने के बाद अभी का जो इशू क्या है, अभी देखो इशू यही है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्रीमी लेयर में होने के बावजूद भी वो नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के निकाल लेते हैं। ओके, और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट को देखा गया है जिनको फिजिकली डिसेबल का भी वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और 4% जो रिजर्वेशन है, ओके, फिजिकली डिसेबल का, उसका भी वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है लेकिन वो फिजिकली डिसेबल का सर्टिफिकेट बनाकर 4% जो सीट है रिजर्व उसका कहीं ना कहीं वो फायदा उठा रहे हैं।
So there are also allegation applicant and their parent adopting strategy to get around the creamy layer exclusion like gifting of asset, टेकिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, मतलब बोलते ये सारा एसेट तो मेरा, जैसे एग्रीकल्चर इनकम किसी का 8 लाख से ऊपर है हर साल, वो बोलेंगे ये तो मेरा गिफ्ट किया हुआ, मेरा खुद का नहीं है, कभी भी वापस हो सकता है। तो वैसे भी मतलब एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है, या तो रिटायरमेंट ले लेते हैं दिखाने के लिए कि नहीं अभी सर्विस में नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का तरीका अपनाते हैं। Since the applicant or his spouse income is not considered for such exclusion, okay, so applicant or his her spouses, जो applicant होते हैं और उसके जो हस्बैंड वाइफ है तो उनका इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता है, ओके। अनदर कॉन्टेस्टियस इशू रेट रिलेटेड टू कंसिडरेशन रिजर्वेशन बेनिफिट, ओके, सो रोहिणी कमीशन दैट वाज सेट अप प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर सब कैटेगराइजेशन अमंग ओबीसी। अब ओबीसी में जो भी सब कैटेगराइजेशन कराना था उसके लिए गवर्नमेंट ने एक और कमीशन बनाई, उसका नाम था रोहिणी कमीशन, याद रहे, रोहिणी कमीशन फॉर अ सब कैटेगराइजेशन अमंग ओबीसी। और उसने ये पता किया कि 97% ऑफ जो रिजर्व जॉब है, ओके, सीट है ओबीसी के लिए, जिसमें बहुत ही कम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 1000 अराउंड 2600 कम्युनिटीज अंडर द ओबीसी कैटेगरी हैड जीरो रिप्रेजेंटेशन जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि गवर्नमेंट ने जिसके लिए ओबीसी का मतलब कि कहा था वीकर सेक्शन सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहिए, करना होगा, उसका कोई रोल ही नहीं है, मतलब वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस में। सिमिलर इशू कंसिडरिंग रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट पर्सन इन एससी एसटी कैटेगरी एज वेल। एससी एसटी कैटेगरी में भी देखा जा रहा है कि ज्यादा जो एससी एसटी कैटेगरी लोग हैं वो ज्यादा फायदा उठा नहीं रहे, उसमें बाहर के लोग ज्यादा उस चीज को फायदा उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ बाई अरेंजिंग डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। सो नीदर एनी एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन क्रीमी लेयर फॉर दिस कमिटी, ऐसा कोई एक्सक्लूजन है नहीं, फिर भी ये लोग कोई फायदा उठा नहीं पा रहे, उनका पार्टिसिपेट हो नहीं पा रहा है। Now, the reservation at present stands 60%, including the reservation of economically weaker section society section. Okay, तो अभी का जो रिजर्वेशन वो 60% रिजर्वेशन है, SC ST OBC EWS और सब कैटेगराइजेशन ओबी सारे को मिलाकर 60% रिजर्वेशन है, जिसमें कि बहुत सारे कम लोग हैं जो कि उस डिफरेंट कैटेगरी के जो कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं। Considering societal reality, this higher percent of reservation is required. It is pertinent to note that as per the government reply in parliament, 40 to 50% seat reserved for OBC, SC, ST is central to government remain unfilled. अभी जो है 40 to 50% जो सीट है SC, ST और OBC का, वो भी मतलब कि पूरी तरह से फुलफिल हो नहीं रहा, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट काफी मतलब वो सीट कंप्लीटली वैकेंट हो जा रहा है, जिससे कि जनरल कैटेगरी के लोग को उसका फायदा मिल नहीं रहा, ठीक है। यही तो एक सबसे बड़ा एक रीजन है। रिसेंटली बांग्लादेश प्रोटेस्ट में भी मैंने जो वीडियो बनाया आप उसको देख सकते हैं, जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिसेंटली का जो न्यूज है उसमें पूरा रिजर्वेशन कोटा के ऊपर है ना। तो गवर्नमेंट क्या ऐसा करे जो कि ये रिजर्वेशन जो है इसमें फेक सर्टिफिकेट कोई ले ना पाए, जो आईएएस का जो मर्यादा है, जो एक यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, वो डिग्निटी है, उसको हमेशा मेंटेन किया जाए। तो इसमें है कि पहले तो गवर्नमेंट को जो भी लूप होल्स है, जैसे कि एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल कहां से रहा, किस कौन इसको इशू कर रहा है, उस पर सबसे पहले ये गवर्नमेंट ताला लगाए। देयर मस्ट बी थ्रू स्क्रूटनी टू इंश्योर दैट ओनली एलिजिबल एप्लीकेंट ऑब्टेन दिस बेनिफिट। इसमें बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनी होनी की चाहिए कि जो एलिजिबल हैं, ओके, जैसे कि ओबीसी के लिए, फिजिकली डिसेबल के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ओके, द वैकेंसी फॉर रिजर्व कॉम्पिटी शुड बी फिल्ड विदाउट बैकलॉग। वो फील्ड होना चाहिए विदाउट बैकलॉग, मतलब कि जनरल को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। ओके, अगर मान लीजिए उतने कैंडिडेट नहीं है ओबीसी, तो वो सीट भी जनरल को मेरिट के बेसिस मिलना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन में बी एसेंशियल टू एड्रेस अंडर representation or non-representation of various communities. Similarly, creamy layer exclusion of SC ST category at least for children group 1 और क्लास ए गवर्नमेंट ऑफिसर में भी कंसिडर। अब जैसे कि ओबीसी में ही सिर्फ क्रीमी लेयर है और SC ST में नहीं है, तो SC ST में भी क्रीमी लेयर लाना चाहिए। जो भी SC ST के एम्प्लॉय वर्ग के लोग हैं और वो मतलब कि क्रीमी अच्छे गवर्नमेंट सर्विसेज में, ग्रुप ए सर्विसेज में, तो उनको भी क्रीमी लेयर कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि हम रिजर्वेशन को और फुलफिल कर सकें। These are sensitive matter in which the every argument in favor of such proposal there are valid counter argument that can be advanced। तो ये जितने भी जो सजेशन दिए गए हैं कि स्क्रूटनी होना चाहिए, एससी एसटी को भी क्रीमी लेवल लाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एक मतलब कि कमेटी बनना चाहिए। और बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है, ऐसा छोटा मोटा मुद्दा है नहीं, जो कि बहुत ज्यादा एक नेशनल पॉलिटिक्स इशू बन सकता है। तो इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए और एक प्रॉपर वे में इस चीज का स्क्रूटनी हो और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे पता चले कि किस तरह से इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को और वैलिड बनाया जा सके। So nevertheless, discussion should begin on the aspect of the all stakeholders to implement them. This would ensure that benefit or reservation reach the more marginalized among the
अंडर प्रिविलेज्ड इन सक्सेसिव जनरेशन। तो आने वाले जनरेशन में जो अंडर प्रिविलेज्ड है, ओबीसी, एससी, एसटी, ओके, ईडब्ल्यूएस, ये गवर्नमेंट रिजर्वेशन क्यों दिया? राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि ये वीकर सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा इनको छूट मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा सके और वो प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ओके, तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके जीएस पेपर 2 मेंस में। आई होप दिस आर्टिकल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिजर्वेशन पॉलिसी, मंडल कमीशन, क्रीमी लेयर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अगर सब अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू एवरीबॉडी।